या और कोई बताना चाहता है? Sir, metals are lustrous. They are malleable, ductile, sonorous, and these are high. They have high and melting and boiling points. And sir, metals losing electrons. ओके ओके, वो भी ठीक है, सही Sir, बता रहे metals are crystalline in nature. हो। तो ठीक है, चलो सभी ने सही बताया। तो आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो आपने 9th क्लास में एलिमेंट्स पढ़े थे, तो आपने देखा था कि अराउंड 118 एलिमेंट्स आपके इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से कुछ जिनमें से जो क्लासिफाइड है बिल्कुल पीरियोडिक टेबल में, वो आपकी स्क्रीन पे हैं। ठीक है। अब इनमें से कुछ जो होते हैं आपके मेटल्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं आपके नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है। तो इस पीरियोडिक टेबल में ये जो ब्राउन है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सुबेरियम, ठीक है, टीई और पीओ, इसके इस साइड वाले ये सब मेटल्स हैं, और इसके इस साइड वाले दे आर नॉन मेटल्स। ठीक है। मतलब इसके राइट हैंड पे ऑल आर नॉन मेटल्स, जो जनरली गैसेस होती है। नॉन मेटल्स को बेस्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका ही यही है कि वो जनरली गैसियस फॉर्म में होती हैं, और बाकी जो मेटल्स होते हैं वो आपके सॉलिड, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। So on the basis of their general physical and chemical properties, every element in the periodic table can be termed either a metal or non-metal. तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो ये आपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स देखे हैं, इनको या तो आप मेटल्स बोलते हो या फिर एक नॉन मेटल बोलते हो। तो एक बेसिस है ये क्लासिफिकेशन का। नाउ व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। फिजिकल स्टेट में कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस होता है। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सभी क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मरकरी एंड गैलियम आर मेटल्स बट दे आर लिक्विड, दे आर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जैसे मरकरी हो गया, गैलियम हो गया, ये भी मेटल्स है बट ये लिक्विड होते हैं। ठीक है। एक और है सीजियम। ठीक है। और जो ये गैलियम का, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि नेम अ मेटल जिसको आप अपने पाम पे रखे वो मतलब मेल्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर गैलियम एंड सीजियम है। लस्टर, लस्टर मीन्स क्या होता है? लस्टर एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी एलिमेंट जो होता है उसका सरफेस कैसा होता है? शाइनिंग। तो मेटल्स में भी शाइनिंग सरफेस होता है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? लस्टरस। तो दे हैव अ क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम देयर सरफेस एंड दे कैन बी पॉलिश्ड। तो उनको पॉलिश भी किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट है मैल्येबिलिटी। मैल्येबिलिटी मीन्स क्या होता है कि इसमें मैल्येबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें किसी भी मेटल को किस में आप कन्वर्ट कर सकते हो? शीट में। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आप मैलिएबिलिटी बोलते हो। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। तो आपने कुछ मेटल्स की शीट भी देखी होंगी, एग्जांपल बताओ। Sir, aluminium foils. यस। और आयरन की भी शीट्स होती हैं, देखी होंगी। So aluminium, copper and zinc can be beaten into sheet। और बेस्ट एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉयल का ही है, जिसको आप फूड रैप करने में अपने टिफिन बॉक्स में रख के ले जाते हो। क्या? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जिसमें मेटल्स को कन्वर्ट किया जाता है वायर्स में। मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस ध्यान रखना है इसी चीज को कि मैलिबिलिटी में शीट्स बनती हैं और डक्टिलिटी में वायर बनती है। ठीक है।
जैसे सिल्वर वायर यूज होती है, कॉपर की वायर यूज होती है, एल्यूमिनियम वायर यूज होती है, गोल्ड की भी वायर होते हैं। तो ये सब एग्जांपल थे डक्टिलिटी के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल। देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस। तो इसमें दो ऐसे मेटल भी है जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और यू कैन कट विद अ नाइफ। जनरली जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो एक्सेप्शन से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, कैसे मेटल्स बताओ जो सॉफ्ट होते हैं। साउंड, मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड मीन्स सोनोरस। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है व्हेन यू हिट, जब भी आप उन पे कुछ हिट करोगे। तो मेटल वायर आर यूज्ड इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपने देखा होगा जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें आप मेटल्स के जैसे गिटार हो गया और रिंग बेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मींस ये हीट को भी कंडक्ट कर लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी। तो जिसमें सबसे जो बेस्ट कंडक्टर हैं वो है सिल्वर। वो हीट का भी सबसे बेस्ट कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो सिल्वर एंड कॉपर आर द टू बेस्ट कंडक्टर्स। रिलेटिवली lead and bismuth are poor conductor of heat and electricity। ये नोट कर लेना कि which is poor conductor of electricity। डेंसिटी, डेंसिटी जो होती है मेटल्स की वो हाई ही होती है, हैवी होते हैं वो। तो जैसे इरिडियम एंड ऑस्मियम हैव द हाईएस्ट डेंसिटीज। इनकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, लेकिन लिथियम की सबसे लोएस्ट डेंसिटी होती है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी। इसमें एग्जांपल है जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये हाई मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। एंड टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। बताओ टंगस्टन कहाँ यूज होता है? टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। Tungsten is used in bulb. Sir, bulbs. यस। तो जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उसमें आप मतलब देख सकते हो कि टंगस्टन मेटल लगा हुआ होता है, जिसमें वो फिलामेंट देखा होगा कि कितना ज्यादा वो बर्न टाइप से होता रहता है, लाइट प्रोड्यूस करता रहता है, लेकिन वो मेल्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स हैव लो, ये वाला रहना, स्ट्रेंथ। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी स्ट्रेंथ भी कैसी होती है? ज्यादा होती है। कलर, जनरली इनका कलर ग्रे ही होता है, लेकिन गोल्ड और कॉपर इसमें एक्सेप्शन है। कॉपर का रेडिश ब्राउन एंड गोल्ड का गोल्डन। Gold color. यस। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर स्ट्रेंथ का यहाँ पे क्या मीनिंग है? स्ट्रेंथ मींस वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके सर। मतलब आप इजीली उसे तोड़ ही नहीं सकते, उनमें स्ट्रेंथ है। Sir, sodium metal can be cut by a knife, so it is exception. यस। तो देखिए मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ये जो फ्लो चार्ट है। देखो सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन लिक्विड भी होता है। कौन? मरकरी। मरकरी एक ऐसा एक्सेप्शन है। शाइनी अपीयरेंस होता है सभी का।
हाई डेंसिटी होती है सभी की। क्यों होती है हाई डेंसिटी? क्योंकि सबके एटम्स जो होते हैं एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, वही जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड क्योंकि उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसके नेक्स्ट देखो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्योंकि इनके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट, डक्टाइल एंड मेलिएबल, कैन बी बेंट एंड स्ट्रेच्ड विदाउट ब्रेकिंग। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मरकरी वगैरह को छोड़ के सभी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग होते हैं, टफ होते हैं, गुड हीट कंडक्टर्स होते हैं। अब कुछ नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं मेटल और नॉन मेटल की, देन हम उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, वहां से आपका रियल चैप्टर स्टार्ट है। ये तो बचपन से आप सब पढ़ते ही आ रहे हो। सो नॉन मेटल में फिजिकल स्टेट क्या होती है? जो नॉन मेटल्स है ये सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैसियस में भी होते हैं। जनरली गैसियस में ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये सब सॉलिड स्टेट में है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन है, ये सभी के सब किस में होते हैं? गैसियस फॉर्म में। लश्यर, मेटल्स में ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होती है, दे डोंट हैव शाइनिंग सरफेस, बट डायमंड हैव, डायमंड एंड आयोडीन। ठीक है, डायमंड और आयोडीन एक ऐसे नॉन मेटल है जिनमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल्स का जनरली अपीयरेंस डल ही होता है। यस, नोबल गैस नॉन मेटल है। मैलिएबिलिटी, नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं, मतलब जो मेटल्स हैं उनका बिल्कुल ऑपोजिट कर दो तो आपको नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पता लग जाएगी। नॉन मेटल्स की आप शीट नहीं बना सकते। इफ सॉलिड दे आर ब्रिटल, दे ब्रेक और शैटर ऑन हैमरिंग, बहुत ही स्मूथ होते हैं, बिल्कुल टुकड़ों में बिखर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोल, सल्फर, फॉस्फोरस, बहुत ही ज्यादा ब्रिटल। Ductility, non-metals cannot be drawn into thin wires, so they are not ductile. इनकी वायर्स बिल्कुल भी नहीं बनाई जा सकती नॉन मेटल्स की। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सॉफ्ट होते हैं। डायमंड लेकिन एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन। ठीक है, ये अभी तक का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। आप इसको बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते। ठीक है, कभी सुना है डायमंड को तोड़ा गया? No, sir. क्या? Sir, what is allotropic form? एलोट्रॉपिक फॉर्म मीन्स होता है कि जो एक मेटल होता है उसकी अगर कई अलग अलग फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, तो उन सभी फॉर्म्स को बोलते हैं हम एलोट्रॉपिक, मतलब वो उस सब मेटल के एलोट्रॉप है। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन जो होता है वो डायमंड, डायमंड भी अपने में एक कार्बन है। ग्रेफाइट, ठीक है, तो कार्बन की दो फॉर्म है फिजिकली इस अर्थ पे, डायमंड और ग्रेफाइट। एक और होती है फुलेरिन। तो ये क्या है, ये इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन हुए? डायमंड और ग्रेफाइट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नाउ सोनोरिटी, सोनोरिटी मीन्स होता है कि नॉन मेटल्स बिल्कुल भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, दे डू नॉट प्रोड्यूस अ टिपिकल साउंड ऑन बीइंग हिट। कंडक्शन, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बट
इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है कि जो कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ गैस कार्बन एंड ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन टू दिस। ये दोनों, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डेंसिटी लो डेंसिटी ही होती है। सॉलिड नॉन मेटल्स लो से मॉडरेट डेंसिटी होगी। और एक ये इतना रहना। मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका भी। लेकिन डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस स्ट्रॉन्गनेस बिल्कुल कम है। कलर, Sir, silicon and borons are metalloids, and but it is written in the example of non-metal. यस मेटलॉइड्स तभी मैंने बताया भी नहीं। नॉन मेटल्स आर ऑफ मैनी कलर। कलर्स में इनकी वैरायटी है, अलग अलग कलर्स में होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, एक बार इसको रीड कर लीजिए 2 मिनट में। यहाँ पे मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी, ठीक है, मेटलिक लस्टर, हार्डनेस, फिजिकल स्टेट, इस साइड में प्रॉपर्टीज है। और इसमें मेटल्स की मैलिबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, वो सब बताया हुआ है। जस्ट गो थ्रू इट। ओके गुड। तो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहले हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, वही जैसे हमने एसिड्स और नॉन मेटल्स की देखी थी। तो फर्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होती है मेटल्स की? तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेटल में एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, सोडियम। अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम Sodium ऑक्साइड। oxide. अगर पोटेशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? Sir, potassium oxide. ऑक्साइड। अगर एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? Aluminium oxide. यस, ये इस तरह से आपको टिप्स पे रट जाना चाहिए। रट जाने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको रटना है, समझ के रटा है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद ऑक्सीजन। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी कि मैग्नीशियम एक रिबन की फॉर्म में होता है जिसको हम सैंड पेपर से
रब करते हैं ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड लेयर होती है वो हट जाए, और फिर हम उसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और फिर वो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे सेम वही एग्जांपल है कि मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद ऑक्सीजन, सेम एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Al2O3 विच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दोनों रिएक्शंस एक बार देख लो। और स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने सिर्फ रिएक्शन को लर्न कर लिया है, इक्वेशन को, बट उसको स्टेटमेंट में आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको बोलने में भी आना चाहिए कि when aluminium react with oxygen it will form aluminium oxide। जरूरी नहीं है इन्हीं की तरह कि रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में, इस तरह से नहीं, सिंपल लैंग्वेज में भी आप बोल सकते हो कि एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड या गिव राइज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इज इट एक्सक्यूज मी क्लियर? सर। यस। सर ऐसे तो इनफाइनाइट एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, तो हमें सारे एग्जांपल्स यस। याद करने हैं नो बस, या नो, हमें एक बस इक्वेशन याद करनी है, आपको मेटल प्लस एक ऑक्सीजन ये इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। एक ये आपको इक्वेशन माइंड में सेट करनी है, मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिर इस इक्वेशन में सारे एग्जांपल फिट हो रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आप फॉर्मूले भी क्रिएट कर सकते हो खुद से यहाँ। जैसे ये सोडियम पोटेशियम का मैंने आपको बताया, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड Na2O। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जो सोडियम होते हैं सोडियम मेटल होता है और पोटेशियम, हम इनको अ, एक कंटेनर में बंद रखते हैं, मतलब ऑयल के साथ। तो ऐसा क्यों करते हैं? कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, बताओ। Because they are reactive, it is left in air, so it reacts with oxygen. So it is ये ध्यान stored रखना, in airtight containers. मेटल्स की जब लिस्ट बनाई जाती है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सब जैसे इनको लाइन वाइज अरेंज किया जाए, इनकी अगर रिएक्टिविटी के बेसिस पे कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाईएस्ट नंबर पे कौन आएगा, सबसे पहले सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसलिए हम इनको कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। अगर इनको आपने ऐसे ही छोड़ दिया हवा में तो इनमें बर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो कैरोसिन ऑयल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस को कट कर देता है, और जिसकी वजह से कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम आर नोन एज एल्कली मेटल्स। ये एल्कली मेटल्स हैं और एल्कली मेटल रिएक्ट विब्रियसली विद ऑक्सीजन। Fifth reaction of iron metal with oxygen. Iron does not react with oxygen at room temperature, but when iron is heated strongly in air, it gives iron oxide. अगर आयरन को आप ऑक्सीजन, मतलब आयरन को नॉर्मली आप ऑक्सीजन में छोड़ दो रूम टेम्परेचर पे, जैसे इस टाइम पे आयरन आप रख के छोड़ दो तो वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम आयरन को हीट करेंगे तब वो रिएक्ट करता है। ठीक है, बर्निंग फॉर्म में करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर लिथियम लाइक पोटेशियम एल्कली मेटल्स है, ये वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। एल्कली मेटल्स वो होते हैं जो बेस में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हम एल्कली मेटल बोल रहे हैं। क्या कंफ्यूजन है?
अक्षर। तो नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, बट वही जब आप इसको एयर में बर्न करोगे तब ये रिएक्ट करेगा। और जिंक भी बिल्कुल भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पे, लेकिन व्हेन यू हीट इट स्ट्रांगली इन एयर इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे पहले मैंने आपको मेटल्स बताए कि वो डायरेक्टली विग्रसली रिएक्ट कर लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम था, सोडियम था, पोटेशियम था। लेकिन आयरन, कॉपर और जिंक रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। कब रिएक्ट करते हैं? जब आप इनको बर्न करोगे तब रिएक्ट करेंगे, आयरन, कॉपर और जिंक। एक बार इसको देख लो, पढ़ लो, इन लाइंस को, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। Sir, why it does not react on room temperature? ड्यू टू लो रिएक्टिव नेचर। इनका जो नेचर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में काफी लो होता है। जैसे गोल्ड, गोल्ड बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। सर फिर वो एयर विनायक में भी लास्ट रिएक्ट नहीं क्लास नहीं करेगा? हुई थी। यस। सर फिर वो एयर में भी रिएक्ट नहीं करेगा गोल्ड? नहीं। Sir, that's why it is used in making jewelries. यस, ज्वेलरीज बनाने में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर से भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और जब ये रिएक्ट करेंगे तो व्हाट दे विल फॉर्म, मेटल प्लस वाटर गिव राइज टू मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो मेटल से जब वाटर रिएक्ट करते हैं, सॉरी, वाटर से जब मेटल रिएक्ट करेगा तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो ये भी ध्यान रखना कि वाटर से मेटल्स रिएक्ट भी नहीं करते। तो हाउ एवर एल्कली मेटल्स रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर। लेकिन जो एल्कली मेटल्स थे जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, तीन है ये एग्जाम्पल, ध्यान रखना एल्कली मेटल्स के, ये बहुत जल्दी वाटर से रिएक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट देखो सोडियम, जब इसको वाटर से रिएक्ट किया गया तो देखो इसने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, and which gas is released, hydrogen। एल्यूमिनियम वाटर में नेक्स्ट है, sodium metal forms sodium hydroxide and liberates hydrogen gas along with a lot of heat when react with water। तो जिस रिएक्शन में ज्यादा हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? Exothermic. Exothermic तो reaction. ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन देखो, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद वाटर। इसमें क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद कोल्ड वाटर इज टू स्लो टू कम इनटू नॉटिस। अगर वाटर कोल्ड होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। बट व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर, लेकिन जब आप एल्यूमिनियम मेटल में स्टीम से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तब ये रिएक्ट कर जाएगा। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। स्टीम क्या है? वेपर, वेपराइज फॉर्म में वाटर की, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कौन क्या आते हैं, कोल्ड वाटर से कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, ऐसा कौन सा मेटल है जो स्टीम से रिएक्ट करता है, ऐसा कौन सा मेटल है जो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। तो इसलिए मैं आपको ये बहुत बारीकी वाले पॉइंट्स बता रहा हूँ। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, बट वन बाय वन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद वाटर।
So देखो, zinc metal produce zinc oxide and hydrogen gas when steam is passed over it. Zinc does not react with cold water. अगर वाटर कोल्ड है तो जिंक बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। ये किससे रिएक्ट करेगा? स्टीम से। ठीक है, तो जिंक हाइड्रो ऑक्साइड प्लस नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ आयरन विद वाटर। आयरन भी कोल्ड वाटर से बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, and iron oxide and hydrogen gas are formed by passing of steam over iron metal. So iron plus H2O give rise to iron oxide plus H2। ये एग्जाम्पल है किसका? रस्टिंग का। अगर आप आयरन को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए मॉइस्चर के अंदर छोड़ दोगे तो आयरन पे रस्ट लगने लग जाता है, और वो रस्ट क्या होती है? आयरन ऑक्साइड। मतलब उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जो उस मेटल को फिर डिग्रेड करने लगती है। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम फॉर्म्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइब्रेट्स हाइड्रोजन गैस। ये मैंने आपको बताया ही था कि एल्कली मेटल बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करने पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करने पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और लेकिन जब आप मैग्नीशियम को स्टीम से रिएक्ट करोगे तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करेगा नॉर्मली तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बट अगर इसको स्टीम से रिएक्ट कराओगे मैग्नीशियम को तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बार इसको रीड कर लो। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर हमें रिएक्टिविटी सीरीज में से लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा मेटल कोल्ड हाँ वाटर के साथ। वो भी आगे आएगी। ये इसलिए ही बताया जा रहा है, कौन आपको ये दिखाया जा रहा है रिएक्शंस की रिएक्ट करेगा। हेल्प से कि कैसे कैसे कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है। जिसमें अभी तक आप देख रहे हो कि सोडियम और पोटेशियम हमेशा मतलब ऑक्सीजन से भी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर से भी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं। तो इससे आपको पता लग रहा है कि सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर मैग्नीशियम को देखो, आयरन को देखो, एल्यूमिनियम को देखो, तो ये थोड़े लोअर रिएक्टिव है। और जिनका बिल्कुल भी नाम नहीं आ रहा है, सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल, तो वो तो बिल्कुल लोवेस्ट है, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। ये सभी एक बार एग्जांपल्स रीड कर लो।
एक्सक्यूज मी सर, तो सभी ने पढ़ लिए? सर आप सर आपने यहाँ पे स्टीम वगैरह के जो पॉइंट्स लिखे हैं वो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं इसको थोड़ा टैबुलर फॉर्म में दिखा दूंगा। ओके सर। तो इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो मेटल की एसिड्स के साथ है, जो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करते थे तो वो कौन सी गैस रिलीज करते थे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। H2। हाइड्रोजन। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यस। और हाइड्रोजन गैस को फिर आप बर्निंग कैंडल लेके सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास करके हाइड्रोजन बबल्स प्रोड्यूस होते थे और वहां से फिर पॉप साउंड प्रोड्यूस होती थी। तो इसके एग्जाम्पल वही हैं। एल्यूमिनियम मेटल है, जो देखो ये HCl यानी कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह से जिंक H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करने पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखो एक टैबुलर फॉर्म है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, रिएक्शन विद एयर। तो जब ये अभी नेक्स्ट क्लास में जब ये प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो जाएंगी तब हम इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे इस टेबल को। ओके, तो अभी मैं लीव कर रहा हूँ। आप NCERT से ये चैप्टर को रीड करना। सर व्हाट इज बॉइल वाटर? सलोनी, आप मुझे मैसेज कर लेना जो भी क्वेश्चन है आपके। ओके बाय, गुड इवनिंग। बाय सर।